हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम आप लोगों के सामने अगला जो क्लास है बायोलॉजी का, जहाँ तक पढ़ाए थे उसके आगे जो है हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उसके आगे हम लोग देखेंगे जो आप लोगों के उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपीपी की क्लास है। यूपीपी और एसआई दोनों के लिए है, और अदर भी जो तैयारी होता है, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बेनिफिशियल होगा दोस्तों ये साइंस वाली क्लास बायोलॉजी का। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक था जीव द्रव्य, कि जीव द्रव्य क्या होता है दोस्तों। जीव द्रव्य जो है सेल वाल्व तथा सेल वाल्व और सेल मेम्ब्रेन को छोड़ करके बाकी जो चीज बच जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। यानी सेल वाल्व और सेल मेम्ब्रेन को छोड़कर सेल वाल्व और सेल मेम्ब्रेन को छोड़कर सेल वाल्व और सेल मेम्ब्रेन को छोड़कर जो शेष बचता है, छोड़कर बचे भाग को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहा जाता है। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। यानी सेल वाल्व और सेल मेम्ब्रेन को छोड़ करके बचे हुए भाग को क्या कहते हैं, तो उसे जीव द्रव्य कहते हैं दोस्तों। जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य तो प्रोफेसर हेक्सले नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। किसने कहा था, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधार है। भौतिक आधार है, किसने कहा था, तो इसको कहने वाले थे प्रोफेसर हेक्सले नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन की क्या है, भौतिक आधार है। फिर जीव द्रव्य को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं साइटोप्लाज्म और दूसरे को कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं, केंद्रक। साइटोप्लाज्म को हम हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। और केंद्रक को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो जीव द्रव्य को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य और केंद्रक न्यूक्लियस जिसे कहते हैं। इन दो भागों में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइटोप्लाज्म में भी कई पार्ट होते हैं। साइटोप्लाज्म को भी कई भागों में बांटा जाता है, जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब साइटोप्लाज्म में ही उपस्थित होते हैं, कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। तो इसको आप लोग नोट करिए। इसके बाद हमको साइटोप्लाज्म हम लोगों को बताते हैं आगे दोस्तों। चलिए, अब आप लोग नोट कर लिए होंगे, और अब हम इसको मिटाते हैं और आगे आप लोगों को बताते हैं दोस्तों कि साइटोप्लाज्म हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे दोस्तों। साइटोप्लाज्म, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव्य। इसमें कई पार्ट होते हैं, जैसे पहला होता है अंतःकेंद्रीय प्रद्रव्य जालिका। अंतःकेंद्रीय प्रद्रव्य जालिका,
प्रदव्ययी जालिका, अंतःकेंद्री प्रदव्ययी जालिका, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। दूसरा इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाए जाते हैं? ये चीज़ें साइटोप्लाज्म में अंतःकेंद्रीय प्रदव्ययी जालिका पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और जो है राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम। लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम भी इसी में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। और क्या पाया जाता है? माइट्रोकांडिया भी इसी में पाया जाता है, माइट्रोकांडिया। और जो है लवक भी इसी के अंतर्गत पाया जाता है। और एक होता है गाल्जिकाय भी इसी में पाया जाता है दोस्तों। तो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत इतनी चीज़ें पाई जाती हैं। और एक एक चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे अंतःकेंद्री प्रदव्ययी जालिका। तो पहला हेडिंग आप लोग क्या हो गया? अंतःकेंद्री प्रदव्ययी जालिका। अगला हेडिंग क्या होगा? अंतःकेंद्री प्रदव्ययी जालिका। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, अंतःकेंद्री प्रदव्ययी जालिका। इसकी जो खोज किसने किया था? इसकी खोज किसने किया था इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की? तो पोर्टर नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? पोर्टर नामक वैज्ञानिक थे जिसने इसकी खोज किया था। एक तरफ केंद्रक और दूसरी तरफ सेल मेम्ब्रेन से लगी हुई संरचना होती है। ये क्या होता है कि एक तरफ से केंद्रक से लगा होता है और सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। ये एक तार की तरह फैला होता है। किस तरह फैला होता है? तार की तरह फैला होता है। एक तरफ केंद्रक से लगा होता है, दूसरा ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। ठीक है, केंद्रक, एक तरफ केंद्रक और दूसरे तरफ सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, एक तरफ केंद्रक से लगा होता है, दूसरी तरफ सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। जैसे कि हम लोग का कंकाल तंत्र क्या है? ये जो हड्डियों का बना हुआ संरचना, इसी को कंकाल तंत्र कहते हैं। उसी तरह से जो अंतःकेंद्री प्रदव्ययी जालिका, ये भी कोशिका का कंकाल तंत्र इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये न रहे तो जो कोशिका सिकुड़ सी जाएगी। यही रहता है जो इसकी संरचना बनाए रखता है कोशिका की। इसको तानित रहता है, ये जाल की तरह को फैला हुआ होता है, यानी संरचना बनाए रखता है जाल की तरह, उसमें फैला हुआ रहता है। ठीक है, तो इसीलिए अंतःकेंद्री प्रदव्ययी जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसे कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा अंतःकेंद्री प्रदव्ययी जालिका। ठीक है दोस्तों, और इसकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद करके रखिएगा। पहले आप इसको नोट करिए, तब आगे हमारा रहेगा राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहले आप लोग इसे नोट करिए। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे जो है राइबोसोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
चलिए आप लोगों को ये नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, इसके लिए माफ़ करिएगा, मैं इसको इधर लिख देता हूँ किनारे में, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कोशिका का कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, इसे कोशिका का क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, इसके नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम मिटाते हैं और आगे हम आप लोगों को राइबोसोम के बारे में बताते हैं दोस्तों। तो आप लोगों का अगला हेडिंग होगा राइबोसोम। तो अगला हेडिंग आप लोग डालिए राइबोसोम। तो राइबोसोम पढ़ने से पहले दोस्तों अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अभी कुछ और चीज़ें बच गई हैं, इसको इसी लागे हम लोग देख लेते हैं, तब आगे हम लोग राइबोसोम पे चलते हैं। राइबोसोम से पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ चीज़ें बच गई हैं, इसको हम लोग देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यानी अंतःप्रदव्य जालिका को दो भागों में बांटा जाता है दोस्तों। इसको दो भागों में, इसके दो पार्ट होते हैं। एक को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी एक को बोलते हैं हिंदी में चिकनी सतह वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी सतह वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक को बोलते हैं खुरदरी सतह वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी सतह वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी सतह वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो राइबोसोम के कण होते हैं, ये इसी खुरदरी सतह वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। जो राइबोसोम के कण होते हैं, राइबोसोम के जो कण हैं, वो राइबोसोम के कण इसी खुरदरी सतह वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होते हैं? पाए जाते हैं दोस्तों। तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी ही राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। जैसे पूछ देता है राइबोसोम के कण कहाँ पाए जाते हैं, तो राइबोसोम के कण जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों। तो अगला हम लोग का टॉपिक रहेगा राइबोसोम क्या होता है। तो ऑल हेडिंग डालिए राइबोसोम। राइबोसोम को दोस्तों इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किए थे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पायलेट नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? पायलेट नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज किए थे। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री क्यों कहते हैं अभी बता रहे हैं। प्रोटीन निर्माण की इसे क्या कहते हैं? फैक्ट्री कहते हैं दोस्तों। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री क्यों कहते हैं? देखिए मान लीजिए ये कोई फैक्ट्री है, यहाँ पर कोई मान लीजिए फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में यहाँ पर मालिक जो थे, यहाँ मालिक ने फैक्ट्री चालू किया, ठीक है। कि क्या चीज़ बनता है यहाँ पर? चीनी बनता है। क्या बनता है? चीनी। यहाँ पर चीनी बनता है, और गन्ना जो है, यहाँ पर गन्ना लाया जाता है और चीनी बनाया जाता है। गन्ना को क्या कहा जाएगा? रॉ मटेरियल कहा जाएगा। क्या कहेगा? रॉ मटेरियल कहा जाएगा। गन्ना को क्या कहा जाएगा? रॉ मटेरियल कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई मालिक है जो फैक्ट्री चालू करता है, ये हमारा एग्जाम्पल है, अभी इसी की मदद से हम इसको समझाएंगे। एक मालिक है जो फैक्ट्री चालू करता है और वहाँ गन्ना रॉ मटेरियल के रूप में लाता है, इस फैक्ट्री में चीनी बना कर देता है। उसी तरह से यहाँ राइबोसोम में कुछ कहानी होता है कि मान लीजिए ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है। इस राइबोसोम में हम एमिनो एसिड लाते हैं। क्या लाते हैं? एमिनो एसिड।
इस राइबोसोम में इम्यूनो एसिड लाते हैं। तो इम्यूनो एसिड जो है डीएनए की मदद से, यहाँ डीएनए होता है डाईऑक्सीन्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए की मदद से यहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। तो यहाँ डीएनए एक मालिक की भांति काम करता है। डीएनए की उपस्थिति में ही जब डीएनए रहेगा वो तभी जो है एमिनो एसिड से राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण कर पाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर राइबोसोम एक फैक्ट्री हो गया, डीएनए क्या हो गया? मालिक हो गया, और गन्ना की जगह इम्यूनो एसिड रॉ मटेरियल के रूप में रहता है जो राइबोसोम प्रोटीन बना करके प्रदान करता है। तो प्रोटीन का निर्माण कैसे करता है? राइबोसोम डीएनए की उपस्थिति में एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करता है दोस्तों। तो पूछेगा कि प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? राइबोसोम को कहा जाता है। तो इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद से हम आगे वाला टॉपिक, अब जो बहुत बड़ा टॉपिक है प्लास्टिड है। अगले वाला टॉपिक क्या है? आगे वाला टॉपिक दोस्तों प्लास्टिड है, जो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसको हम कल जो है चालू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। अब जो प्लास्टिड है थोड़ा सा बड़ा है, लवक, ठीक है? कई प्रकार हरित लवक, वड़ी लवक, तो कई प्रकार के लवक होते हैं। तो ये जो प्लास्टिड लवक है इसको हम एक वीडियो अलग बना दूंगा दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, ठीक है? तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और बेल आइकन को ज़रूर दबा कर रखिए दोस्तों। धन्यवाद।